नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। हमारा देखो 29 जुलाई का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बचा हुआ था जो आज हम अभी कवर करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है, उस पे सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच के द्वारा एक ओपिनियन आया है, तो वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा जानना ये ज़रूरी है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है। इसका सिंपल सा तरीका ये है कि गलत तरीक़ों से कमाए हुए पैसे को ऐसे पेश करना जैसे कि आपने कुछ गलत किया ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बंदा या कोई भी एक ग्रुप है वो ड्रग ट्रैफिकिंग करता है, ठीक है, स्मगलिंग करता है और उससे पैसा कमा लिया और फिर बाद में यूँ दिखाया जाता है कि उनका एक रेस्टोरेंट आउटलेट है और वहाँ से ये बताया जाता है कि हमारी जो भी इनकम है इस रेस्टोरेंट से हो रही है। तो बेसिकली गलत तरीके से कमाए हुए पैसे को आपने सही तरीके से पेश करने की कोशिश की, तो यही है मनी लॉन्ड्रिंग। ओके, तो देखो, इसको रोकने के लिए 2002 में जब एनडीए की फर्स्ट गवर्नमेंट थी अटल जी की, तब लाया गया था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब देखो, इस एक्ट के अंडर में जो भी प्रोसीडिंग होती है ना, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए होती है। इसका मतलब मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली क्रिमिनल एक्ट कंसिडर किया हुआ है अगर हम इंडियन लॉ की बात करें। अब देखो, इसमें सीधी सी बात क्या है कि जब कभी भी पीएमएलए के अंडर में किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई चल रही है, तो वो बंदा तब तक इनोसेंट नहीं है जब तक कि साबित ना हो जाए। दो कॉन्टेक्स्ट निकल के आते हैं। एक कॉन्टेक्स्ट तो ये कि जब तक क्रिमिनलिटी फाइनलाइज नहीं हो जाती, कन्विक्शन फाइनलाइज नहीं हो जाता, तब तक आप एक इंडिविजुअल को इनोसेंट मानोगे, उस हिसाब से आप उसको ट्रीटमेंट दोगे। और दूसरा ये तरीका होता है कि जब तक आपकी क्रिमिनलिटी फाइनलाइज नहीं होती, तब तक आपको इनोसेंट नहीं माना जाएगा। तो जो दूसरा केस है ना, वो चीज़ कहीं ना कहीं एप्लीकेबल अभी लगाया जा रहा है, अप्लाई किया जा रहा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पे। इसका मतलब कि जिनके खिलाफ में भी पीएमएलए के अंडर में सुनवाई हो रही है, जिनके खिलाफ भी एलिगेशंस लगे हुए हैं, उन लोगों को इनोसेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा। इवन जिन लोगों के खिलाफ में सुनवाई चल रही है, जिनको बार बार बुलाया जा रहा है ना, ईडी कॉल कर रहा है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, आओ बताओ आपने क्या किया क्या नहीं किया, उनसे जो सुनवाई हो रही है, सारी प्रोसीडिंग है ना, उसमें अगर बेल की रिक्वायरमेंट आ जाए, मान लो किसी अक्यूज को पकड़ लिया, ठीक है, तो उस केस में उनको अगर बेल चाहिए, तो बेल के लिए भी बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है? अक्यूज पे ही है। इसका मतलब कि जो इंडिविजुअल वहां पर पीएमएलए एक्ट के अंडर में अक्यूज कंसिडर किया जा रहा है, जिस पे एलिगेशंस लग रहे हैं कि हाँ, इस बंदे ने गलत तरीके से पैसे कमाए हैं, दिखा रहा है ये सही तरीके से है, जो कि बिल्कुल गलत है, तो उस बंदे को खुद को साबित करना होगा कि वो इनोसेंट है, ना कि स्टेट साबित करेगा कि वो गलत है। दोनों में आप समझो कि कोई XYZ बंदा है, तो उस बंदे को अगर ईडी अपने तरफ से जेल में रख लेता है, अपने पास में रख लेता है कि हाँ जी, जब तक आपकी पूरी सुनवाई कंप्लीट नहीं होती, जब तक पूरा क्लियर नहीं होता है, तब तक आप यहीं पे रहोगे जेल में, तो उस केस में आप देखो मुद्दा क्या बन जाता है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो उस बंदे को कहेगा जिसको जेल में रखा जा रहा है कि तू साबित कर कि तू इनोसेंट है, तूने कोई गलती नहीं की है। जबकि बाकी केसेस की बात करें तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये कहा जाता है, नॉर्मल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो उसमें ये पॉइंट आता है कि जिसको जेल में डाला गया है उसको आप जब तक इनोसेंट कंसिडर करोगे जब तक कि उसके खिलाफ में जो एलिगेशंस है वो साबित ना हो जाए। तो बोले जो क्रिमिनल बेसिस पे काम होना चाहिए, उसका बिल्कुल ऑपोजिट मैनर में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है वो ऑपरेट कर रहा है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अपहेल्ड किया है कि ये बात सही है, प्रूफ ऑफ बर्डन है वो अक्यूज पे ही है और आप उसको इनोसेंट नहीं मानोगे। इवन कॉन्स्टिट्यूशन की जब ये बातचीत चल रही थी ना कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं, तो उस केस में गवर्नमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं है कि एक अक्यूज्ड जो है वो जब तक गिल्टी साबित नहीं होगा तब तक वो इनोसेंट है, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। और इस बात को फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एज इट इज एग्री कर दिया। इसी चीज़ को लेकर के एडिटर यहाँ पर और प्रताप भानु मेहता जी नेक्स्ट आर्टिकल में नाराज हैं। क्या कि भाई यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को एग्जीक्यूटिव्स की हाँ में हाँ ना मिलाने की बजाय ये कहना था कि जब तक गिल्टी साबित नहीं होती तब तक आप उसको इनोसेंट मानोगे, गिल्टी साबित होने के बाद में पनिश करोगे। जबकि हुआ क्या है यहाँ पर कि जब तक गिल्टी साबित नहीं होती तब तक आप ये प्रिज्यूम नहीं कर सकते कि जिस बंदे के खिलाफ में सुनवाई चल रही है, जिस बंदे को अक्यूज माना गया है, वो इनोसेंट है। तो उल्टा हो गया पूरा मामला।
देखो, पार्लियामेंट को पूरा अधिकार है हमारे यहाँ पर लेजिस्लेशन लाने की, अधिकार लॉज लाने की, राइट। जैसे एंटी टेरर लेजिस्लेशन लाने का पूरा अधिकार है, पर सवाल ही आ जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग में भी इसी तरीके की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने की कोशिशें की जा रही है। अभी रिसेंट अगर वर्डिक्ट देखें सुप्रीम कोर्ट का, तो मोहम्मद जुबैर, जिन्होंने मतलब अपनी तरफ से कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे दिए थे जिसके चलते उनको जेल में डाल दिया गया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर में जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है उनका नाम लेकर के स्टेट के द्वारा उनको जेल में डाला जाता है। तब फिर मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचता है तो मोहम्मद जुबैर को फ्री करवाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये कहा जाता है कि कोई अगर अपनी स्टेटमेंट दे रहा है और वो स्टेटमेंट अपनी लिमिट्स में रहते हुए दे रहा है तो उस केस में आप उसको पनिश नहीं कर सकते हो। जबकि जस्ट उल्टा अभी स्टेटमेंट क्या आ जाता है कि जुबैर खान का जो मोहम्मद जुबैर का जो स्टेटमेंट था, केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड बिल्कुल डिफरेंट था, अब की बार बिल्कुल डिफरेंट है। देखो, ये तो राइट एडिटर हैं, सीधा इमरजेंसी इरा से कनेक्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कि एग्जीक्यूटिव जो बात बोल रहे हैं बोलो वो की वो बात सही है। देखो, इमरजेंसी पीरियड में आप देखो 1971 में एक जज का अपॉइंटमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, एचआर खन्ना, ठीक है, और उनका टेन्योर चलता है 1977 तक, जनता पार्टी की सरकार आती है तब तक। ओके, तो आप देखो कि 6 साल के पीरियड में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट दिए। नंबर 1 और वर्डिक्ट वाज इन 1973, जिसमें केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन इन्होंने फ्लॉट किया था। फिर उसके बाद में इमरजेंसी पीरियड जब आता है तो उस टाइम पर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ जो है उसको भी एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा ये कहा गया था कि आर्टिकल 21 भी है वो सस्पेंडेड रहेगा अगर इमरजेंसी एप्लीकेबल है, इमरजेंसी लागू हुई है तो। तब एचआर खन्ना ने अपने साथ के टोटल 5 जजेस की बेंच थी, उसमें 4 जजेस ने एग्जीक्यूटिव्स को फेवर किया था, जबकि एचआर खन्ना ने ये कहा था कि आर्टिकल 21 तो किसी भी केस में आप वायलेट नहीं कर सकते हो, चाहे इमरजेंसी ही क्यों ना लगी हुई हो। और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की बात करें तो एचआर खन्ना की सोच के जैसे बहुत सारे जजेज हैं जिन्होंने इस बात को सपोर्ट किया है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो ओमनी प्रेजेंट है। इसका मतलब आप इसको हमारी जो बॉर्डर्स हैं उसमें तो आप रिमूव नहीं कर सकते, इसको आप केवल एक कानून ला करके रूल ऑफ लॉ को रिमूव नहीं कर सकते। और रूल ऑफ लॉ का जो आइडिया है हमारे यहाँ पर इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसकी बात हम करते हैं। तो ओवरऑल बात क्या आ रही है कि रूल ऑफ लॉ प्रिंसिपल कहीं पर भी अगर पार्लियामेंट भी कानून लेकर के आए तो उसको अबॉलिश नहीं कर सकती है। ये चीज़ जुडिशरी ने भी अपहेल्ड की है। पर अब की बार जो स्टेटमेंट आया है 3 जजेस की बेंच का, उस जजेस की बेंच ने कहीं ना कहीं बोला है ये जो पॉइंट था कि भाई कानून बना करके आप किसी के अधिकार हैं उनको वायलेट नहीं कर सकते, उसको भी अपहेल्ड किया है कि कर सकते हैं जब ज़रूरत पड़े। तो ऐसे में एक तो बोला जा रहा है कि जुडिशरी का काम है एग्जीक्यूटिव्स को काउंटर करना, बट अब की बार जुडिशरी ने सपोर्ट किया है एग्जीक्यूटिव्स को। पीएमएलए की बात करें तो इसमें हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि केवल अभी करंट जो एनडीए गवर्नमेंट है वो एनडीए गवर्नमेंट ही इस एक्ट का यूज़ कर रही है अपने पॉलिटिकल गेन के लिए। जी बिल्कुल नहीं, ये एक्ट लाया गया था एनडीए गवर्नमेंट फर्स्ट के द्वारा जब अटल जी की सरकार थी, फिर उसके बाद में इस एक्ट को अमेंड किया जाता है यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे, और अब इस एक्ट को दोबारा से यूज़ किया जा रहा है। फ़र्क इतना सही है कि जब ये थर्ड टेन्योर जो चल रहा है एनडीए का, एनडीए फर्स्ट हो गई अटल जी की सरकार, एनडीए सेकंड हो गई नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार थी फर्स्ट वाली वो, और एनडीए थर्ड हो गई जो अभी करंट चल रही है। तो करंट जो रिजीम है, 1 सेकेंड, यस, हाँ, तो करंट जो रिजीम है उसमें अभी देखा जाए ना तो पिछले 3 सालों में 2019 से 2022 के बीच में पिछले टर्म के कंपैरिजन में 5 गुना ज़्यादा केसेस रजिस्टर हो रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर में। तो बोला इस एक्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने देखो पीएमएलए के प्रोविजंस को रेस्ट्रिक्टेड बनाने की कोशिश की थी, रेस्ट्रिक्शन लगाई थी 2017 में, पर उसी से अभी यू टर्न होता हुआ दिखाई देता है। जहां पर 2017 में सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट था कि आप जिस तरीके से एक्टिविटीज़ को कर्ब करने की कोशिश कर रहे हो या फिर जो इंडिविजुअल पे एलिगेशन लग रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर में, तो बोलो वो कहीं ना कहीं आर्बिट्रेरीनेस शो करती है कि सरकार या एग्जीक्यूटिव्स अपनी मनमानी करते हैं। पर अभी उन्हीं चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने यू टर्न ले लिया, तो ये चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म का सामना कर रही है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में एक बार जरूर से पढ़ लेना है। ओके, इसके आगे देखें, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो काफकाज लॉ। देखो काफका वर्ड है एक
स्कॉलर रहे हुए हैं, ठीक है, काफका नाम से। तो उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारी बुक्स लिखी, फिक्शनल स्टोरीज लिखते थे, जिनका नाम था फ्रेंच काफका, ठीक है। तो उनके द्वारा एक ऐसा आइडिया दिया गया था कि एक ऐसा इनविजिबल अथॉरिटी, एक ऐसी इनविजिबल पावर, या फिर इसको कहते हो लॉ, जो कि एक जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अधिकारों को लगातार अबोलिश करती चली जाती है, उनको लगातार टॉर्चर करती चली जाती है। बोला ऐसा ही कुछ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कर रहा है, यहाँ पर कही जा रही है बात प्रताप भानु मेहता जी के द्वारा। केस है विजय मदन लाल चौधरी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच, जिसको लीड किया AM खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी, CT रवि कुमार, इन तीनों की जजेस की बेंच, 3 जजेस की बेंच ने ये कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को कंटिन्यू करता है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं करता। तो इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट लोगों के अधिकारों का गार्जियन है, कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है, बोलो वो ही सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर वर्डिक्ट के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि उसी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए थ्रेट साबित हो रहा है। देखो, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में लाया गया था। काम था कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, गलत तरीके से लोग जो हैं पैसे कमा रहे हैं और उस पैसे को 1 नंबर में दिखाते हैं, 2 नंबर से कमाया हुआ पैसा 1 नंबर में दिखा रहे हैं। तो बोले इसमें बहुत ज़्यादा लगाम लगाने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद में इसमें अमेंडमेंट भी होते हैं। तो लाया तो था किसने? NDA फर्स्ट अटल जी के टाइम पे। अमेंडमेंट किए किसने? UPA गवर्नमेंट ने। और अब इस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लगातार यूज़ किया जा रहा है करंट रिजीम के द्वारा। अब राइटर जो हैं एक इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं कि आप सोचो, एक बार इमेजिन करो कि आपके खिलाफ में कोई केस रजिस्टर हो गया। केस में आपको ये तक नहीं पता है कि क्यों केस रजिस्टर हो गया। आपको बुलाया जाता है, बुलाए जाने के बाद में जब आपसे बातचीत की जाती है तो आपको ये नहीं पता है कि मैं एक विटनेस की तरह काम कर रहा हूँ या फिर अक्यूज की तरह काम कर रहा हूँ। वहाँ पे मेरे खिलाफ में केस है या फिर मुझसे केस में सपोर्ट लिया जा रहा है। बोला इस तरीके का इशू यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसके बाद में जो कुछ भी इंसिडेंट हो रहे हैं उन सबको आप मनी लॉन्ड्रिंग में ऐड करते चले जाते हो। तो इस केस का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर एक ऐसे लॉ की बात कर रहा हूँ जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं है और जिसको जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो अपने हिसाब से यूज करते चले जाते हैं। इवन जो क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर CRPC है उसमें जो सेफ गार्ड्स गिवन है ना किसी भी क्रिमिनल को, वो सेफ गार्ड्स भी PMLA के अंडर नहीं मिले हुए हैं। तो बोला वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्या शो करती है? काफकाज लॉ। कैसे कि एक ऐसा इनविजिबल लॉ जिसमें पूरी क्लैरिटी नहीं है, बस लोगों को केवल उनके खिलाफ में उनको बुलाया जाता है, उनके खिलाफ में सुनवाई होती है, गवाह के तौर पे बुलाया जाता है, उनसे सुनवाई पूछताछ की जाती है, पता पड़ता है कि वो वहीं बातों ही बातों में खुद उलझ जाते हैं और वहीं पर उनके खिलाफ में केस शुरू। देखो, मनी लॉन्ड्रिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरीके से हम टेररिज्म को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, एग्जैक्टली हमें मनी लॉन्ड्रिंग भी कंट्रोल करना ज़रूरी है। कारण कि मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से जो गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ होता है उससे टेररिस्ट को फंडिंग हो सकती है। तो इस केस में गवर्नमेंट के द्वारा क्या आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं उनको लेकर के और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को लेकर के एक कॉन्ट्राडिक्शन शो करना चाह रहे हैं राइटर। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड। कि एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें हम राइट्स की बात करते हैं, सिटीजन्स के राइट्स की, और दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, इंटरनेशनल जो भी ऑब्लिगेशंस हैं जिनमें इंडिया ने अपने आप को कमिट कर रखा है कि हम हमारे यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करेंगे। बोलो दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन आता है कि गवर्नमेंट के द्वारा बार बार ये कहा जाता है कि बोलो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है, हमें बहुत सारे कमिटमेंट्स पूरे करने होते हैं, तब जाकर के हमारी बातों को विशेष तवज्जो मिलेगी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे। तो ऐसे में जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए हैं बोलो उनको भी वायलेट किया जा रहा है बैक टू बैक गवर्नमेंट के द्वारा या फिर इन एजेंसीज के द्वारा जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर में काम कर रही है, फॉर एग्जाम्पल एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो इस केस में पॉइंट क्या आ रहा है कि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के चक्कर में आप सिटीजन्स के राइट्स को वायलेट कर रहे हो, जो कि एक ठीक बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये बताई जा रही है कि बैक टू बैक केसेस का जो रजिस्ट्रेशन है वो बढ़ता चला जा रहा है, जबकि कन्विक्शन रेट 5% से भी कम है। भाई सीधी सी बात है, एक एक्ट या फिर एक लॉ कब इफेक्टिव कंसिडर किया जाता है? उस लॉ के अंडर में अरेस्ट कितने हो रहे हैं उसकी बजाय
इस बेसिस पे डिसाइड होता है कि उस लॉ के बेसिस पे कितने लोगों के क्राइम साबित हो रहे हैं जिसके बेसिस पे आप पनिशमेंट देने में सक्सेसफुल हो। सो ओवरऑल प्रॉब्लम कहां पे आ रही है कि अरेस्ट तो बहुत सारे हो रहे हैं, लोगों पे अक्यूजेशन तो बहुत हो रहे हैं, उनको आरोप तो बहुत लगाया जा रहा है, बट अल्टीमेटली सुनवाई कंप्लीट होती है तब तक आप कन्विक्ट करते हो ना कि भाई आरोपी नहीं दोषी है ये, तब तक आपके केवल 100 में से 5 केस ही बच जाते हैं। तो ऐसे में जब कन्विक्शन रेट ही कम है तो इस तरीके के लॉज को बहुत गलत तरीके से यूज करना जिसमें कि सिटीजन्स का हैरेसमेंट होता है वो ठीक बात नहीं होती है। और उल्टा प्रोसीडिंग्स इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है कि जो इंडिविजुअल एक अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहा होता है उसको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, ईडी के चक्कर काटने पड़ते हैं और उसकी लाइफ अपसाइड डाउन हो जाती है, पूरी उलट पुलट हो जाती है ज़िंदगी। तो ऐसे में इस एक्ट की कन्विक्शन रेट को ज़्यादा लाने की ज़रूरत है और आर्बिट्रेरी मैनर में यूज़ करना बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के लिए। फिर आगे बात आती है कि पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ में यूज़ किया जाता है ज़्यादातर ये इस तरीके के लॉज को। तो इसका आंसर है कि इस गवर्नमेंट ने नहीं, प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। यूपीए ने भी अपनी तरफ से अपनी टाइम पे इसी तरीके से जो अपने ओपोनेंट्स थे उनको सप्रेस करने के लिए इन लॉज को यूज़ किया गया। 9/11 अटैक हुआ अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, राइट। उसके बाद में टेररिस्ट फाइनेंस को रोकने के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हुई जिसमें यूएसए लीडर के तौर पे काम करता है। तो इंडिया ने भी एग्जैक्टली उन्हीं चीज़ों को साइन किया क्योंकि हम भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के विक्टिम हैं। पर प्रॉब्लम ये आती है ना कि जहां पर एक इंडिविजुअल के अधिकारों की प्रोटेक्शन की बात करें वहां पर इंटरनेशनल ट्रीटीज अगर हावी हो जाएंगी तो फिर कहां पर आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को मेंटेन कर पाओगे। ओवरऑल एक बैलेंस लाने की जरूरत है। देखो यहां पर राइटर ना तो ये कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को स्पेयर में रखो, टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं तो होने दो, बस इंडिविजुअल के राइट बचने चाहिए, नहीं। इनका ये कहना है कि किसी के भी खिलाफ में अगर आप कार्रवाई करो तो एक पुख्ता सबूत तो होने चाहिए, किसी का हरेसमेंट नहीं होना चाहिए। सिटीजन्स का अगर आप इस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन करोगे तो फिर हमें कैसे एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के तौर पे हम आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। ओवरऑल यही बात बोली जा रही है कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो कह रहे हैं बार बार कि सोशल मीडिया पर लगातार जुडिशरी को डिफेम करने की कोशिशें की जा रही है। तो राइटर बोल रहे हैं कि देखो बात तो सही है कि सोशल मीडिया पे बहुत कोशिशें की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट और हायर जुडिशरी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, पर यहाँ पर मुद्दा ये आता है कि इस तरीके से आप जो ये अभी जो स्टेटमेंट दिए हैं जुडिशरी ने विजय मदन लाल चौधरी केस में, तो बोला उस तरीके के अगर जजमेंट दोगे तो हो सकता है कि और भी ज़्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़े, क्योंकि जहां पर एक तरफ एग्जीक्यूटिव अपनी मनमानी कर रहे हैं और दूसरी तरफ जुडिशरी उनको सपोर्ट करती है, तो बोले ये प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। जबकि जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और कॉन्स्टिट्यूशन की गार्जियन है। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट हम ले रहे हैं। सारे नेगेटिविटी डिस्कस की अभी, इसको इम्प्लीमेंट करने की। अब आपको क्या करना है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ना, उसको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना है। इसके प्रॉज क्या है, कॉन्स तो हमने देख लिए, कॉन्स तो आपको और मिल जाएंगे, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से एक्सप्लोर कर लेना, क्वेश्चन बन सकता है इसका। ठीक है, तो इस डिस्कशन में इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।